नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में आज एक बेहतरीन टाइटल में। और टाइटल खास इसलिए है क्योंकि जो घटना आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं, इस घटना को हमने बहुत पहले प्रेडिक्ट कर दिया था। अगर आप लोगों ने हमारे सेशंस को सही से देखा है तो हमने आप लोगों को आज से 1 साल पहले, लगभग 11 महीने पहले ही यह सूचना दे दी थी कि दुनिया एक और युद्ध की तरफ एंट्री कर रही है, जिसमें हमने यह कहा था कि ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है इजराइल। 1 साल पहले मैंने सूचना दी थी और फिर मैंने यह कहा था कि ईरान बदला कैसे लेगा, उसकी भी स्ट्रेटजी सामने आई थी, जो मैंने आपको आज से 3 महीने पहले बताई है। अगर आप इन बातों को हमारे चैनल्स पर देखते रहे हैं, मैंने अपनी पाठशाला और अंकित इंस्पायर इंडिया दोनों पर सेशन किए हैं, अगर आप हमारे इन सेशंस को देखते रहे हैं तो आज ये दोनों ही घटनाएं मैं सही सिद्ध होती हुई दिखाऊंगा। ये दुनिया में ईरान पर हमले का संकट बताया था मैंने 1 साल पहले, वो भी सुन लेना, और ईरान ने जो इजराइल पर करना है वो भी सुन लेना। आज की सुर्खी है, हेडलाइंस है अखबारों की, अगले 48 घंटे के अंदर इजराइल पर हमला हो सकता है। और यह हमला क्यों होगा, इसके पीछे का कारण है क्योंकि इजराइल ने ईरान की कॉन्सुलेट पर सीरिया में हमला कर दिया है। इजराइल के द्वारा ईरान की कॉन्सुलेट पर सीरिया में हुआ हमला ईरान पर हमला कंसीडर किया जाता है अकॉर्डिंग टू वियना इंटरनेशनल एग्रीमेंट, और दुनिया भर के देश इस घटना की निंदा कर रहे हैं। यानी अगर मैं यहां पर 2 घटनाएं आपको बताऊं, एक तरफ अगर मैं इजराइल की बात करूं, एक तरफ मैं ईरान की बात करूं। इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है, नंबर 1 बात, और नंबर 2 बात, ईरान इजराइल पर अगले 48 घंटे में करने वाला है। यह बात हाल ही में अमेरिका की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी CIA के द्वारा कही गई है, हेडलाइन बन चुकी है। CIA ने इजराइल को साफ कह दिया है कि ईरान आपके ऊपर अमेरिका की खुफिया एजेंसी कह रही है कि ईरान आपके ऊपर, ये कौन व्यक्ति हैं जिनके आदेश की सारी बातें कही जा रही हैं, किस कारण से कही जा रही हैं, तो ईरान में जो राष्ट्रपति से भी ऊपर, यानी कि देश के राष्ट्रपिता के रूप में बैठे हुए जो खमेनी हैं, उनके कहे गए अकॉर्डिंग आदेश में होगा। इसके चलते हुए इजराइल ने अपने सभी कॉम्बैट यूनिट्स की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। ताजा अपडेटेड जानकारी 4 अप्रैल की आप ये सुन रहे हैं। और अगर ये घटना होती है, इस तरह से आप लोगों ने इजराइल हमास को देखा है, ये उससे भी भीषण संकट लेकर के गल्फ कंट्रीज में आ सकता है। अगर ये वॉर होता है तो दुनिया होगी। और इसी बीच में क्योंकि कतर का न्यूज चैनल है और इसके द्वारा सारी जानकारियां दुनिया भर के अखबारों में जितनी भी दी जाती हैं, वो एक प्रकार से अमेरिका के खिलाफ दी जाती हैं, इजराइल के खिलाफ दी जाती हैं। बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा, बफरिंग आपके भी आ रही है, मेरे भी आ रही है। अभी तो सब सही चल रहा है, बट ये लाइव सेशंस में डेटा केबल लगे होने के बावजूद भी बफरिंग आई है। आई एम वेरी मच सॉरी अगर आपको इसकी वजह से नुकसान हुआ है। मैं फिर से शुरू करता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं केवल इतना सा आगे बोल के हुए निकल गया था, मैं वापस से वहीं से आ जाता हूं और जैसे ही सेशन निकलेगा ये सब सही हो जाएगा। इजराइल के द्वारा अल जजीरा को बैन कर दिया गया है, मैं ये जानकारी दे रहा हूं। ओके, अभी ठीक है ना? हाँ, इजराइल के द्वारा अल जजीरा जो न्यूज चैनल है, जो कि कतर का न्यूज चैनल है, हम भी मल्टीपल टाइम अल जजीरा को कवर करते हैं, कई बार न्यूज के रेफरेंस में। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इजराइल में कंप्लीटली इसे बैन कर दिया है। क्या रहे इसके कारण, आज के सेशन में डिटेल से बताएंगे। अब हुआ क्या है, क्यों यह युद्ध होने वाला है, इस पर आ जाते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको हल्का सा यह जानकारी देना चाहूंगा कि ये दुनिया में दोनों देश कहां पर हैं, ये दोनों देश इतने कट्टर दुश्मन क्यों हैं, हाल ही में 48 घंटे के अंदर युद्ध होने की बातें क्यों की जा रही हैं। हो सकता है कि ये जो जानकारी अभी मैं आपको देने जा रहा हूं थोड़ी सी आपको बोरियत भरी लगे, लेकिन आपको ये इसलिए जान लेनी चाहिए क्योंकि अपडेट के अंदर इस बात का बहुत महत्व होने वाला है। तो चलिए जल्दी से शुरू कर देता हूं। देखो, मैप पर आपको इजराइल अच्छे से ध्यान है। इंडिया के कंसर्न में अगर हम बात करें दुनिया के देशों में, तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम अगर हम बात करते हैं, तो भारत से पश्चिम की तरफ जब आप चलते हैं
तो आपको यहां पर ईरान दिखाई दे रहा है। ईरान से भी पश्चिम की तरफ चलते हैं तो आपको यहां पर इजराइल दिखाई देता है। अब इजराइल तो प्रॉपरली आप लोगों ने बेहतर तरीके से समझ लिया है, इन दोनों के कोई भी बॉर्डर शेयर नहीं होते हैं। ईरान इजराइल दोनों अलग अलग, ना हमारे इंडिया के ईरान से होते ना ईरान के इजराइल से होते, लेकिन ये तीनों आई वाले देश कनेक्टेड जरूर है किसी ना किसी तरीके से। इजराइल और ईरान के बीच में संघर्ष को और बेहतर तरीके से समझें तो आप यहां समझिए कि ये लगभग मुस्लिम वर्ल्ड कंट्री है जो आपको मैप पर इस समय दिखाई दे रही है। इन मुस्लिम वर्ल्ड कंट्रीज में भी कंट्रीज शिया और सुन्नियों में बटी हुई है। जहां ईरान अपने आप को शिया मुसलमानों का मसीहा मानता है, वहीं सऊदी अरब अपने आप को सुन्नियों का हीरो मानता है। शिया सुन्नी का विवाद मैंने कई बार पहले भी डील किया है। ईरान, यही कारण है कि इजराइल में शियाओं का प्रभुत्व अब वो कैसे स्थापित होगा उसकी तरफ मैं लेकर चलता हूं। फिलहाल के लिए ईरान हो या सऊदी अरब हो, दोनों का ही दुश्मन रहा है इजराइल। इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि इजराइल ने यहां पर फिलिस्तीन को हटाकर अपना देश बनाया है। फिलिस्तीन को हटाकर इजराइल ने अपने आप को जब स्थापित किया है तो सारे मुस्लिम वर्ल्ड ने, जो कि इतनी बड़ी संख्या में आपको दिख रहे हैं, इन्होंने अपनी टेरिटरी में किसी और देश का घुसना पसंद नहीं किया। इसलिए संयुक्त रूप से सबका दुश्मन इजराइल है। एक इत्तू सा देश जो आपको मैप पर दिखाई दे रहा है, इसके लिए ईरान अगेंस्ट में कंप्लीटली खड़ा हुआ है। कैसे खड़ा हुआ है इसका अंदाजा मैं आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले एक तस्वीर दिखा देता हूं। यह तस्वीर जो आपको मैप पर दिखाई दे रही है, यह तस्वीर आज की बहुत बड़ी तस्वीर है। इसको भी हल्का सा मैं समझाना चाहूं तो इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। यह जो ईरान आपको दिख रहा है, यहां शिया मुसलमान है। इन शियाओं का ही प्रभुत्व इराक के अंदर है, इन शिया मुसलमानों का ही प्रभुत्व सीरिया के अंदर है और लेबनान के अंदर है। ऐसे ही वेस्ट बैंक के अंदर है, गाजा इजराइल के अंदर है और यहां यमन के अंदर है। अब थोड़ा सा इस बात को और डिटेल में ले लेते हैं। ईरान के अंदर शिया हैं, यह सही है। इराक में दोनों लोग हैं, शिया और सुन्नी। ऐसे ही यहां पर जो सीरिया है, यहां पर भी दोनों हैं, शिया और सुन्नी। इस्लामिक स्टेट, जिसको आप आइसिस के नाम से जानते हैं, आइसिस, वो आइसिस असल में इराक और सीरिया के अंदर सुन्नियों के द्वारा बनाया गया एक संगठन था। प्रमुखता से सुन्नी ही थे जो आइसिस को बना रहे थे, सीरिया और इराक के अंदर अपना एक देश बनाने का प्रयास कर रहे थे। इस कारण से शियाओं के द्वारा इराक में अपनी सत्ता बचाने का प्रयास किया गया और सीरिया के अंदर जो बशर अल असद है, जो कि राष्ट्रपति है सीरिया का, वो भी शिया है, उसके द्वारा अपनी सरकार बचाने का प्रयास किया गया। फिलहाल हम सीरिया पर आते हैं। सीरिया के साथ साथ यहां लेबनान भी देख सकते हैं जो इजराइल से जुड़ा हुआ है। लेबनान में एक आतंकी संगठन है जिसका नाम है हिजबुल्लाह, वो भी शिया आतंकी संगठन है। हालांकि जो ये गाजा पट्टी में बैठा हुआ हमास है, ये है सुन्नी संगठन, लेकिन अपने हितों की रखवाले के लिए ईरान ने सुन्नियों की सहायता की थी, यहां पर हमास की सहायता करके। वो मैंने कई बार बताया, फिर भी बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। चूंकि आज का मुद्दा सीरिया पर टिका है, इसलिए एक बार सीरिया पर चलते हैं। तो देखिए, सीरिया का बॉर्डर टच होता है इजराइल के साथ में। ये जो सीरिया का इजराइल के साथ बॉर्डर टच होता है, जिस जगह पर टच होता है उस जगह का नाम है गोलन हाइट। गोलन हाइट एक पहाड़ जैसी जगह है जहां पर जाकर आप सीरिया में नजरें डाल के देख सकते हो, यानी दूरबीन लगा के देखो तो सीरिया की राजधानी दमस्कस आपको दूर से दिखाई दे जाती है कि वो रहा दमस्कस। ठीक है। सीरिया में जो राष्ट्रपति बशर अल असद है वो है शिया मुसलमान, और वहां पर जब आइसिस ने अपना प्रभाव बनाना शुरू किया था तो आइसिस के प्रभाव को मिटाने के लिए ईरान ने बशर अल असद की मदद की थी। आइसिस का अब कोई प्रभाव है नहीं, तो बशर अल असद जो शिया हैं उनकी सरकार को बचाए रखने में ईरान का बहुत महत्व था। ईरान का जो ये महत्व है, यही कारण है कि सीरिया में ईरान की बड़ी प्रेजेंस है। कितनी प्रेजेंस है, किसकी प्रेजेंस है, वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा इतिहास को और सुन लीजिए। सीरिया में सरकार को बचाए रखने में, बशर अल असद की सरकार को बचाने में रूस ने भी मदद की थी। यानी बशर अल असद को जो वेपन दिए थे आधुनिक, वो रूस ने दिए थे। तो रूस, ईरान और सीरिया का बशर अल असद, ये एक तरह से एक प्रभावी रूप से यूनिट बन गए थे।
ठीक है। अच्छा, बड़ा ही घालमेल प्रकार का व्यवहार है, लेकिन फिलहाल के लिए फोकस और बढ़ाते हैं। ये मैं सब बातें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब मैं आपको यह तस्वीर दिखाता हूं तो यह तस्वीर आपके दिमाग में एकदम स्ट्राइक करे कि यह तस्वीर कहां की है, तो आंसर है यह तस्वीर सीरिया की है। इस सीरिया में क्या हुआ है, इस सीरिया की राजधानी दमस्कस में ईरान का जो कॉन्सुलेट था, कॉन्सुलेट मतलब वाणिज्यिक दूतावास था, उस पर गोलन हाइट से, यही वाला गोलन हाइट जहां पर इजराइल के साथ बॉर्डर टच हो रहा है, यहां से 1 तारीख के दिन F-35 फाइटर जेट से उड़कर गोला दागा गया। 1 अप्रैल को दागे गए इस गोले की तस्वीरें आपके सामने हैं। इंटरेस्टिंग खबर देखें तो यहां पर आपको दोनों तरफ 2 बिल्डिंग्स और दिख रही हैं। ये जो एक तरफ की बिल्डिंग दिख रही है, ये ईरान की एम्बेसी है, और ये कॉन्सुलेट में आग लगी हुई है, और ये कनाडा की एम्बेसी है। 2 एम्बेसियों के बीच में कॉन्सुलेट है, उसको धधका दिया गया। F-35 फाइटर जेट ने आकर एक्यूरेट गोले मारे। लगभग 7 ईरानियन बड़े टॉप ऑफिशियल्स मारे गए, जिनमें से 2 ब्रिगेडियर जनरल रैंक के आदमी थे। यह घटना 1 अप्रैल की है, जो मैं आप लोगों को यहां बता रहा हूं। इसका मतलब 1 अप्रैल की घटना का जो चित्र आप देख रहे हैं, उसे समझने के लिए आपको थोड़ा सा और मतलब मेरे साथ में आगे मतलब वो करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी वॉइस वगैरह सब ठीक आ रही। अब मैं थोड़ा और आपको और जानकारी दे देता हूं ताकि इस पूरी घटना को आप डिटेल में समझ पाए, है ना। अब क्या होता है, ये जो सीरिया पर हमला हुआ, इसके पीछे की कहानी भी जान लीजिए। तो मैंने आपसे कहा कि ईरान सीरिया में कर क्या रहा है, यानी ईरान के लोग सीरिया में कर क्या रहे हैं। देखिए, दुनिया भर में जिनके साथ भी बायलैटरल रिलेशंस होते हैं, उनकी एम्बेसी, और जिनके साथ व्यापार होता है, उनके साथ वाणिज्यिक दूतावास, जिन्हें कॉन्सुलेट कहा जाता है, वो खोले जाते हैं। इंडिया ने भी अपने कॉन्सुलेट जैसे अमेरिका में खोले हुए हैं, दूतावास के रूप में एम्बेसी खोली हुई है। ऐसे दुनिया भर के देश जो एक दूसरे के साथ व्यापारिक रिश्ते रखते हैं या लोगों का आना जाना रखते हैं, वहां एम्बेसी बनाते हैं। जैसे अगर आप दिल्ली जाएंगे लुटियंस में, तो आपको खूब एम्बेसी और चाणक्यपुरी में दिख जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अब सीरिया का थोड़ा सा इतिहास भी जान लेते हैं। ईरान जो है ना, यहां 1979 से पहले पहले जो यहां पर राजा हुआ करता था, उसके साथ अमेरिका की बहुत तगड़ी बनती थी। कहते हैं कि दुनिया में जो फैशन का सेंस है, जो मतलब एक तरह से समझिए कि जो आधुनिकता है, वो ईरान से सबकी नीचे नीचे ही मानी जाती थी। ईरान इतना मॉडर्न कंट्री 1979 से पहले हुआ करता था। यहां के राजा पूरी तरह से प्रो वेस्ट थे, अमेरिका से पूरी तरह इन्फ्लुएंस्ड थे। अमेरिका से इन्फ्लुएंस्ड थे तो इजराइल से भी इनका बहुत अच्छा रिश्ता चलता था, ठीक है। एक बात यह समझ लीजिए, 1979 के अंदर ईरान के अंदर एक धार्मिक क्रांति हो जाती है, और खमैनी, जिनकी तस्वीर मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाई, राष्ट्रपिता टाइप के आदमी बनकर आते हैं और एक इस्लामिक रेवोल्यूशन ले आते हैं कि नहीं, ये जितना भी आधुनिक पंथ है जो अमेरिका समर्थित है, ये बर्बाद कर देगा जनता को, इसे बंद कर दीजिए और इसके स्थान पर केवल धर्म का शासन होगा, धर्म ही सर्वोपरि होगा, और जो भी बातें कुरान में कही गई हैं, जो भी हमारे धर्म के अनुसार हैं, उसके अनुसार देश चलेगा। आधुनिकता को किनारे हटा दिया। ईरान में हुई इस धार्मिक क्रांति का बहुत बड़ा नुकसान अमेरिका को हुआ, क्योंकि अमेरिका समर्थक एक देश अचानक, आप इसकी कल्पना ऐसे करिए, आज अगर मैं ये कहूं कि भारत में क्रांति हो जाए और क्रांति होते ही अमेरिका समर्थित सारी चीजें बैन हो जाएं। उदाहरण के लिए, जिस पर आप मुझे सुन रहे हैं, ये अमेरिकी प्रोडक्ट है। जिस मोबाइल से मैं आपको देखता हूं, वो एक अमेरिकी प्रोडक्ट है। इसी प्रकार से आप जो गूगल कर रहे हैं, आप जो फेसबुक कर रहे हैं, आप जो जीमेल यूज कर रहे हैं, आप जो ट्विटर यूज कर रहे हैं, आप जो मैगडी खा रहे हैं, पेप्सी, कोको कोला, बर्गर किंग, जो भी आप यूज कर रहे हैं, ये मैक्सिमम चीजें अमेरिकन हैं। आप विचार कीजिए, एकदम ये सब बंद हो जाएं तो आपने दूसरे देश की इकोनॉमी को बड़ा नुकसान पहुंचा दिया और आप खुद का कुछ बनाने निकल पड़ेंगे। ऐसी क्रांति हुई थी ईरान के अंदर। ईरान की इस धार्मिक क्रांति ने ईरान को बहुत कट्टर बना दिया और अमेरिका समर्थकों के खिलाफ कर दिया। ईरान का अमेरिका के खिलाफ होने की एक बड़ी वजह में यह भी बताया गया कि आपने अमेरिका के अंदर होते हुए इजराइल का साथ दिया और इजराइल को फिलिस्तीन को भगाने में
एक तरह से कहिए कि पावरफुल बनाया। इजराइल और फिलिस्तीन की जो नजदीकी है ना, इसके इजराइल और फिलिस्तीन का जो संघर्ष है, इसमें अमेरिका का इजराइल के नजदीक होना ही ईरान को इजराइल के खिलाफ कर दिया। इसका एक पॉइंट में आंसर यह जान लीजिए कि जब यह धार्मिक क्रांति हुई तो इजराइल की जो एम्बेसी ईरान में हुआ करती थी उसे रातों रात फिलिस्तीन को दे दिया गया और कहा कि हमारे देश में इजरायली दूतावास ही नहीं होगा, और ईरान ने अपने यहां के दूतावास को बंद करवा दिया। जैसे तैसे 25 से 30 इजरायली नागरिक जान बचाकर भागे और फिलिस्तीन को वो एम्बेसी मिल गई। आप इससे अंदाजा लगाइए, यानी ईरान की जो प्राथमिकताएं हैं ना, उसमें फिलिस्तीन का समर्थन उसकी पहली प्राथमिकता है कि हम फिलिस्तीन के लिए संघर्ष करते रहेंगे। तो ईरान की और इजराइल की जो कट्टरता है वो आज की नहीं है, 1979 से चली आ रही है। इसमें समय समय पर इन लोगों का आमना सामना होता रहा है। अमेरिका की तो दुखती नब्ज है क्योंकि उसका व्यापार छीन लिया। इजराइल एक प्रकार से समझिए कि अमेरिका का सैनिक अड्डा है। इजराइल के अंदर अमेरिका खूब सारा माल और वेपन भेजता है ताकि इन गल्फ कंट्रीज को कभी भी टारगेट किया जा सके। अब बढ़े आगे, तो इजराइल और ईरान के बीच की जो पूरी कहानी है ये मैंने बता दी। खुमैनी के बाद में ये हुआ। यहां पर शाह रजा पहलवी जब तक होते थे तब तक सब बढ़िया था, और यहां पर मतलब ये पूरी की पूरी कहानी मैंने बता दी है। रिसेंटली क्या हुआ, अब थोड़ा सा इस बारे में आ जाते हैं। ये जो व्यक्ति है ना जनरल सुलेमानी, इसके बारे में समझते हैं। मैं एक चीज और यहां पर मिस कर गया, मैं आपको वो और बता देता हूं। यहां पर जो खमैनी की तस्वीर मैंने दिखाई नहीं आप लोगों को, आगे आ जाएगी, कोई बात नहीं। चलिए, तो यहां पर हुआ क्या ना कि अमेरिका के अंदर जिस प्रकार से समर्थन की बात चल रही थी इजराइल को लेकर के, खमैनी जो है ना, आयतुल्लाह खुमैनी, इसके द्वारा एक काम और किया गया। और वो क्या किया गया, बोले देखो, हमारा जो राजा था पहलवी, यानी कि ईरान में 1979 से जो पहले राजा था, जो अमेरिका समर्थक था, उसने अपनी फोर्सेस बनाई हुई थी। फोर्सेस बनाई हुई थी मतलब उसकी अपनी सेना थी भाई, थल सेना, जल सेना, वायु सेना सब थी, कोई बात नहीं। लेकिन जब खमैनी, आयतुल्लाह खमैनी यहां पर मतलब एक धर्म के राजा के रूप में बनकर आए, धार्मिक किंग बनकर आए, तो उन्होंने कहा मैं अपनी पर्सनल सेना बनाऊंगा। जस्ट लाइक रशिया के अंदर जैसे वैगनार फोर्सेस है ना, प्रेगोजिन ने बना रखी थी जो, वैसी ही कुछ यहां पर एक प्राइवेट फोर्स बनाई गई। उसका नाम रखा गया ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स। ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड नाम की एक फोर्स बनाई गई जिसमें लगभग 1.5 लाख ईरानियंस को शामिल किया गया। यहां पर कहा जाता है कि 1,25,000 से लेकर के 1.5 लाख तक लोग ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड के अंदर शामिल हैं। अब यह क्या हुआ आसान भाषा में, तो ये जो खमैनी जिसने की सत्ता परिवर्तित कर दी, इसने अपनी एक प्राइवेट फोर्स बनाई। अब चूंकि खमैनी ही सरकार है तो समझिए कि खमैनी की अपनी एक पर्सनल सरकारी फोर्स है जो कि ईरान के अंदर पूरी तरह से धर्म का शासन कंप्लीट करवाती है। मतलब यह समझिए कि इनकी जो सरकारी सेना है, होने को इनका रिवोल्यूशनरी गार्ड भी सरकारी सेना है, लेकिन चूंकि खमैनी का अपना इंटरफेरेंस है तो वो इन फोर्सेस के ऊपर की सेना है। अच्छा, अब एक और बात सुनिए, इस ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड नाम की जो सेना है, 1.5 लाख के अंदर जो सेना है, इनकी एक इंटेलिजेंस विंग है। जैसे इंडिया के अंदर मतलब RAW के बारे में कहा जाता है, जैसे IB के बारे में कहा जाता है, अमेरिका में CIA के बारे में कहा जाता है, ऐसे ही ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की एक प्राइवेट सीक्रेट सर्विस है जिसका नाम कुद्स फोर्सेज है। कुद्स, ये जो कुद्स फोर्सेज है ना, ये दुनिया भर के अंदर शिया मुसलमानों के हितों की सुरक्षा करने के लिए अपने जासूसों को दुनिया भर में भेजी हुई है। यानी कभी ऐसा ना हो कि अमेरिका के प्रभाव में शिया मुसलमानों के हित प्रभावित हो, तो कुद्स फोर्सेज, अब समझ में आ गया, खमैनी समझ में आया। खमैनी ने बैठाई अपनी ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के ऊपर कुद्स फोर्सेज, और कुद्स फोर्सेज का काम क्या है कि शिया मुसलमानों के जो हित हैं वो दुनिया भर में सुरक्षित रखने हैं। मतलब यह समझिए कि बशर अल असद की सीरिया में सरकार बचानी थी तो कुद्स फोर्सेज ने ही बशर अल असद को पूरी जानकारी दी थी कि तुम्हारे खिलाफ आईसिस क्या कर रहा है। जब सीरिया में संघर्ष चला तो कुद्स फोर्सेज यहां पर बहुत जबरदस्त तरीके से सीरिया के काम आई। यह बात अगर समझ में आ गई तो अब इस बात का महत्व समझो कि अमेरिका का बना हुआ दुश्मन, अमेरिका का दुश्मन बना हुआ ईरान नेचुरल और मतलब नैसर्गिक रूप से इजराइल का भी दुश्मन है, क्योंकि उसने फिलिस्तीन को जीने नहीं दिया। ऐसी स्थिति में 2020 का समय बड़ा ही खतरनाक आया।
क्या हुआ? 2020 में ट्रंप का शासन था अमेरिका के अंदर। वहां पर हुआ यह कि जनवरी के अंदर ट्रंप के आदेश पर जनरल सुलेमानी, जो इनके रेवोल्यूशनरी गार्ड का टॉप मोस्ट व्यक्ति था, जिसके अंडर में कुछ फोर्सेस भी आती थी, सोचिए जनरल रैंक का, जैसे इंडिया की फोर्सेस का जनरल हो, अब उसके ऊपर भी कोई एक फोर्स और बना दी जाए, उस ऊपर की फोर्स का भी टॉप व्यक्ति अगर मारा जाए तो यह कितनी बड़ी बात मानी जाएगी। सुलेमानी मारा गया। कहां मारा गया? अगर आप इस बात को मैप में रिलेट कर जाएंगे तो मैंने उस समय भी बताया था, इराक की राजधानी बगदाद के एयरपोर्ट के बाहर। तो आपके दिमाग में यह प्रश्न आना चाहिए कि इराक तो अलग देश है, तो इराक में मारा क्यों गया? क्योंकि इनका असली काम ही ईरान के बाहर शिया मुसलमानों के लिए मतलब वो करना है, जासूसी करना, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है, ठीक है ना। तो ईरान एक तरह से इंटरफेरेंस अंतरराष्ट्रीय रूप से रखता है। ऐसे ही यदि आपको याद हो तो यमन के अंदर भी जो हूतियों और हदियों की मैं लड़ाई बताता हूं, तो वहां पर जो हूती हैं वो भी ईरान की तरह ही शिया मुसलमान है। उनको भी वेपन देने का काम, उनको भी इंटरनल का इनपुट देने का काम कौन करता है? तो कुद्स फोर्सेस करती हैं। तो अब समझ में आ गया सारा। सुलेमानी मारा गया। सुलेमानी का मारा जाना 2020 में हुआ। आज जो घटना मैं आपको बता रहा हूं, सुलेमानी के, अच्छा सुलेमानी क्या था इसको ऐसे समझिए। सुलेमानी एक प्रकार से ये जो आयतुल्ला खमैनी में दिखा रहा हूं, इसका मतलब ये समझिए कि एकदम राइट हैंड था। मेरे को राइट हैंड के साथ फोटो नहीं मिली, मैं लेके आया था, मैं मिस कर गया। ये इसका बिल्कुल राइट हैंड हुआ करता था आदमी। इसको अमेरिका ने मरवा दिया था। आज जो घटना हुई है पता है वो क्या हुई है? ये जो खमैनी है ना, ये सुलेमानी है ना, इसके भी दो टॉप हैंड लीडर्स थे ब्रिगेडियर जनरल रैंक के। जैसे अपने होता है ना लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ऐसे इनके यहां पर ब्रिगेडियर जनरल रैंक के सुलेमानी के दो टॉप मोस्ट लोग थे। आज सीरिया के अंदर, आज नहीं 1 अप्रैल के दिन, आज से 2 दिन पहले 1 अप्रैल के दिन सीरिया के अंदर, दमस्कस के अंदर कॉन्सुलेट में उन ब्रिगेडियर जनरल्स को इजराइल के द्वारा दागी गई मिसाइल, जो कि F-35 जो अमेरिकी फाइटर जेट है, उससे चलाकर मार दिया गया। अब आ गई बात समझ में? इस बात का महत्व समझ पाए? खमैनी समझ में आया, खमैनी का राइट हैंड समझ में आया, सुलेमानी जो मारा जा चुका है। सुलेमानी के राइट हैंड जो हुआ करते थे ब्रिगेडियर जनरल के 2 लोग, उन्हें इजराइल ने 1 अप्रैल को दिन, यानी आज से 2 दिन पहले, ईरानियन कॉन्सुलेट, दूसरे देश की सीमा में घुसकर मार दिया। क्या बुरा किया भाई? एक तो आप दूसरे देश की सीमा में घुसकर मार के आए, तो आपने उस देश की यानी सीरिया की आपने संप्रभुता का उल्लंघन किया, नंबर 1। नंबर दूसरा आपने क्या किया? इजराइल ने ईरान की कॉन्सुलेट पर, देखिए किसी भी देश की एम्बेसी, जैसे मान लो अमेरिका की एम्बेसी इंडिया के अंदर है ना, तो माना जाता है कि यह अमेरिका इटसेल्फ विराजमान है। अगर इंडिया की एम्बेसी अमेरिका में है तो यह माना जाता है एम्बेसी इटसेल्फ को कि ये इंडिया इटसेल्फ विराजमान है, मतलब वहां पर अंदर कानून उस देश के चलते हैं जिसकी वो एम्बेसी होती है। तो इन्होंने ईरान की एम्बेसी के अंदर ही बम डाल दिया, मतलब इन्होंने एक साथ 2 देशों को चैलेंज कर दिया, सीरिया को और सीरिया के साथ साथ ईरान को। ईरान के लोग मार दिए और मारे भी छोटे मोटे नहीं। अब समझ में आया कितनी बड़ी बात है? अमेरिका ने पिछले सालों में, मतलब 2020 के अंदर तो ये 3 लोग मारे गए। अच्छा, तीसरा एक आदमी और मारा गया जिसका नाम मोहसिन फकीरजादे था। इसके बारे में भी मैं पहले बता चुका हूं। ये फकीरजादे कौन है? ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने लगा हुआ है। फकीरजादे वो व्यक्ति है जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में ईरान को दिमाग देता था। इजराइल की मोसाद, जो कि इनकी खुफिया एजेंसी है, कहते हैं कि उन्होंने सैटेलाइट से, एक तो होता है F-35 से बम दाग दिया, बोले इन्होंने सैटेलाइट से बम दाग करके फकीरजादे को मार दिया था। 2020 ईरान के लिए बहुत बुरा था। परिणाम क्या निकला? इजराइल से बदला लेने के लिए ईरान ने पूरी तैयारी की और हमास को मोटिवेट किया। यह हमास को दिया हुआ मोटिवेशन ही था, इन तीनों का 2020 में मारा जाना, यह मोटिवेशन ही था ईरान का हमास को दिया हुआ, जिसकी वजह से 7 अक्टूबर 2023 को हमास के लड़ाके आतंकी बनकर के इजराइल की सीमा में घुस गए और वहां जाकर इजरायलियों को मार दिया और बंधक बना लिया। और आज तक बंधक बनाकर हमास के लोगों के द्वारा, उन आतंकियों के द्वारा उन्हें गाजा पट्टी में छुपाकर रखा गया है। अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि ईरान का कितना जबरदस्त रिटेलिएशन कहां से था? इजराइल, हमास से था। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहां पर देखिए कि इजराइल का और ईरान का कभी आमना सामना नहीं हुआ, हमेशा वाया चैनल्स के माध्यम से लड़ाई हुई। वाया चैनल्स का मतलब समझिए कि इंडिया पाकिस्तान की जब लड़ाई हुई थी
तो वो था असल में, एक तरफ इंडिया के समर्थन में सोवियत रूस था और पाकिस्तान के समर्थन में अमेरिका था। लड़ असल में अमेरिका और पाकिस्तान रहा था, अमेरिका और रशिया रहा था। फेसेस हम लोग बने हुए थे, पैसे हमारे खर्च हो रहे थे, लोग हमारे मर रहे थे। ऐसे ही इजराइल और हमास के बीच जब संघर्ष हुआ तो असल में लड़ाई चल रही थी अमेरिका वर्सेस ईरान की, अमेरिका इजराइल वर्सेस ईरान की, लेकिन मर गाजा पट्टी के लोग रहे थे। और गाजा पट्टी के लोग मरे, इससे ईरान को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ईरान सुन्नियों के प्रति वफादार नहीं है। वो शिया मरे तो दुख होता है, तो बोले अच्छा है पैसा लो और मरो, और ईरान ने उनका ऐसे ही उपयोग भी किया था। ठीक है, ये 3 लोग मारे गए थे, इसके चलते मैंने आपको बता दिया था। ये सारी खबरें हमने बहुत अच्छे से कवर की हैं। अब जो खबर बनकर आ रही है, अच्छा इसके बारे में मैंने आपको बताया था, प्रॉपर तरीके से बदला लेंगे, ये हुआ। अब जो खबर आ रही है इसी इजराइल के अंदर, अल जजीरा की खबर, इजराइल स्ट्राइक ऑन ईरान सीरिया कॉन्सुलेट, 7 लोग मारे गए। उसके अंदर जो जनरल रैंक के लोग मारे गए, कमांडर मोहम्मद रजा जहेदी और उसका डेप्यूटी हदी हजरेमी, ये मारा गया। ठीक है, F-35। तो अब आपको इस खबर का महत्व समझ में आया, इसका दम समझ में आया, कितनी गंभीर खबर है ये। 1 अप्रैल को जो घटित हुई है, कितनी गंभीर खबर है। 1 अप्रैल की खबर का देखो, अब तक डायरेक्ट नहीं था, इजराइल ने कभी डायरेक्ट कहकर ईरान पर हमला नहीं किया था। यह पहली बार ईरान पर डायरेक्ट हमला है, इसलिए यह मान लिया गया है कि कल फ्राइडे है। कल फ्राइडे है, कल का महत्व मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। रमजान का आखिरी फ्राइडे है ये, मतलब ये रमजान का पवित्र महीना चल रहा है, आखिरी जुम्मे की नमाज का फ्राइडे है कल, नंबर 1। इसी दिन को ईरान के द्वारा कुद्स डे के रूप में मनाया जाता है। फिलिस्तीन के समर्थन में, इजराइल के अपोजिशन में इस दिन के रूप में मनाया जाता है। तो कल की पूरी संभावना है कि ईरान इजराइल पर हमला करेगा। अगर कल होता है तो हम आपको अपडेट तो तुरंत प्रभाव से दे ही देंगे, क्योंकि ये पूरी तरह से सब लोग तैयार हैं कि हमला कभी भी हो सकता है। और ऐसी स्थिति में इस हमले के अंदर जो अपडेट आएंगे वो हम आपको तत्काल प्रभाव से देते चले जाएंगे। ठीक है ना। एक बार कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूं, इन्हें देखने का प्रयास कीजिए। ये तस्वीरें देखिए, दमस्कस राजधानी समझ में आ गई, ये सीरिया के साथ समझ में आ गया। अच्छा, ये मैंने आपको मैप पर दिखाने का प्रयास किया। इजराइल के बगल में लगा हुआ सीरिया के अंदर दमस्कस में हुई हमला, यहां थी एम्बेसी। इस एम्बेसी के ऊपर यूट्यूब ने देख लिया तो मार डालेगा, स्ट्राइक मार देगा इस पूरे के पूरे वीडियो के ऊपर। ठीक है, अच्छा ऐसी स्थिति में ये जो आप फोटो देख रहे हैं, बस फोटो देख लीजिए, ये ईरान का, आप यहां पर फोटो लगी देख रहे हैं, किसकी लगी हुई है अगर दिख रहा हो आपको, कासिम सुलेमानी की फोटो लगी है। उस बिल्डिंग पर हमला किसने किया हुआ है? उस बिल्डिंग पर हमला किया है इजराइल ने 1 अप्रैल को। उस हमले का परिणाम क्या है? दोनों बगल की बिल्डिंग्स को देख लीजिए जरा जूम करके। ये देखिए, फिर से मैं आपको दिखा रहा हूं ये तस्वीर और ये तस्वीर। ये वाली जो बिल्डिंग है ये कनाडा की एम्बेसी है, इस वाली बिल्डिंग पर गोला डाला गया है। ये वाली बिल्डिंग अभी भी ईरान की एम्बेसी है। देखिए, एम्बेसी दूतावास के लिए होती है, कॉन्सुलेट जनरल के लिए होती है, यहां वाणिज्यिक बातें होती हैं, यहां पर अंतरराष्ट्रीय संबंधों की बातें होती हैं। दोनों ही बिल्डिंग ईरान की थी। ये देखिए, ईरान का झंडा लगा हुआ है। दोनों के बीच में कितना प्रिसाइजली गोला मार करके इस बिल्डिंग को उड़ा दिया गया। ईरान चाहता तो इनको भी उड़ा ही देता, क्योंकि उसको तो इसके ऊपर पहले ही वायलेशन करना था। अब आप इसको समझ जाइए, कितनी गंभीर खबर है। आप इसको ऐसे देखिए, ऊपर से एक 3D व्यू और देख लीजिए फिर से। ये ईरान की एम्बेसी, ये यहां पर आपको दिखाई दे रहा है जिसको बॉम्ब मारा गया, कॉन्सुलेट ऑफ ईरान, और ये कैनेडियन एम्बेसी। इंटरेस्टिंग बात सुनिए, आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि सर ऐसा कोई हमला हो रहा था जब CIA को यह पता है 48 घंटे पहले कि ईरान बदला लेगा, तो सर CIA को क्या यह नहीं पता चला कि यहां पर इजराइल हमला करने जा रहा है? अमेरिका ने साफ इनकार कर दिया कि मैंने इन लोगों के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त ही नहीं करी। किससे जानकारी प्राप्त नहीं करी? बोले इजराइल ने हमें बताया ही नहीं था कि वो इन लोगों को मारने जा रहा है, बिना बताए मार दिया। ये देख लीजिए, खमैनी के साथ में सुलेमानी, और सुलेमानी के ये दोनों राइट हैंड मारे जा चुके। एक एक करके जो टॉप लीडरशिप है उन्हें मारा जा रहा है। ये सारा इतिहास मैं आपको बता चुका हूं जो मैंने अभी बताया। ये बिल्डिंग की, इसी बिल्डिंग के अंदर मारे गए। कुल मिलाकर के ये 7 लोग मारे गए हैं। इन 7 लोगों के बारे में सीरिया के अंदर
लेबनान के अंदर जहां जहां ईरानियन कॉन्सुलेट है वहां पर प्रार्थना सभाएं हुई हैं, इनके प्रति लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की है, ईरान वालों ने, और यह कहा गया है कि हम अपना पूरा बदला लेंगे। यह टास्क की खबर देख रहे हैं। यहां पर ईरान के अंदर के लिए प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने साफ साफ कहा है कि हम इसका पूरी तरह से बदला लेंगे। ईरान ने कहा है यह पूरी तरह से अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है, हमारे लिए जो भी तरीके थे आपने उनके ऊपर हमला करके हम पर हमला किया है, इसका जवाब हम जरूर देंगे। और यह जवाब जरूर अगर होता है तो यह निश्चित ही एक बड़ी खबर बनेगी। इसके चलते ही जैसे ही 1 अप्रैल को हमला हुआ, 2 अप्रैल के दिन सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई यूनाइटेड नेशंस में। यूनाइटेड नेशंस के अंदर बुलाई गई इस इमरजेंसी मीटिंग के अंदर इस बात को कंडेम किया गया कि इजराइल ने किसी दूसरे देश की एम्बेसी पर हमला क्यों कर दिया। और ऐसी स्थिति में एक डिप्लोमेसी के लिए आपको मालूम होना चाहिए, वियना कन्वेंशन है एम्बेसडर्स की सुरक्षा के लिए, पूरी तरह उसका उल्लंघन हुआ। और चीन तो खुलकर के इस बात का विरोध किया कि इजराइल को यह नहीं करना चाहिए था। अब आप पूछेंगे चीन विरोध में इजराइल के क्यों है? वो असल में अमेरिका के विरोध में है। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने ही कहा होगा इजराइल से हमला करने के लिए, दोनों का दुश्मन कॉमन है, इसलिए ऐसा हुआ है। अब चीन ने यह कहा कि हम ईरान का दर्द समझते हैं। क्यों नहीं समझेगा? ऑलरेडी बिलियंस ऑफ डॉलर का इनके साथ एग्रीमेंट किया हुआ है। इस बकायदा चाइना ने कहा एक बार ऐसे ही नाटो फोर्सेस के द्वारा युगोस्लाविया के अंदर जो चाइना की एम्बेसी थी उस पर बम गिराया गया था। हम ईरान का दर्द समझते हैं, यह पूरी तरह अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। चाइना के द्वारा इस बात पर कड़ी प्रतिक्रिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में दी गई। रशिया ने भी इसे इंटरनेशनल कम्युनिटी के द्वारा कंडेम करने के लिए कहा और कहा कि अगर ऐसा किसी इस समय पर कोई लोग ईरान के साथ अगर खड़े नहीं होते हैं तो समझ जाइए दुनिया का कोई भी फिर अंतरराष्ट्रीय मिशन सेफ नहीं कहा जाएगा। हो सकता है कभी भी किसी के ऊपर हमला हो जाए। इसके चलते 2 अप्रैल को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर इस बात के अंदर पूरी तरह से इसकी भत्सना की गई और कहा गया कि इसके ऊपर रोक लगानी चाहिए, इसके ऊपर इजराइल के ऊपर कोई ना कोई एक्शन लिया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, बहुत सारे वेस्टर्न वर्ल्ड के कंट्रीज ने भी इजराइल के इस कदम की विरोध किया। यहां पर आप नॉर्वे को देख सकते हैं जो कंडेम कर रहा है कि नहीं यह अटैक सही नहीं था। यूएस ने कहा कि अब इजराइल को तैयार हो जाना चाहिए, लेकिन अमेरिका ने अपना पल्ला यह झाड़ते हुए निकाल दिया कि नहीं, हमें कोई जानकारी नहीं थी कि इजराइल ऐसा करेगा। ऐसा व्हाइट हाउस से जब पूछा गया एक पत्रकार के द्वारा कि क्या आपको इस बात की जानकारी थी कि इजराइल इस पर हमला करेगा, इन्होंने साफ साफ कह दिया कि वी आर नॉट नोटिफाइड अबाउट इट, हमें कुछ भी इस बारे में नहीं पता था। लेकिन लोगों ने फिर सवाल किया कि यहां पर 3 बिल्डिंग थी, कनाडा की एम्बेसी भी बिल्कुल दीवार लगाकर खड़ी है, फिर ऐसा कैसे पॉसिबल था कि बम गिराने से आधा घंटे पहले ही कनाडा की एम्बेसी को खाली करा दिया गया था। 1 अप्रैल को हमला हुआ, आधा घंटे पहले कनाडा वाले लोग छोड़ करके उस बिल्डिंग से चले गए। इसका कारण बताइए। क्या अमेरिका ने कनाडा को नहीं कहा था कि हम गोला चला रहे हैं? अगर ऐसा है तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि अमेरिका को यह बात पता थी। अमेरिका तभी कह रहा है कि ईरान हमला करेगा क्योंकि इनकी खुफिया एजेंसी बहुत ऊपर है। ऐसी स्थिति में 48 घंटे के अंदर कुछ भी हो सकता है। सीआईए अपने आप को मना कर रहा है कि हमें कुछ भी नहीं पता था, लेकिन लोगों का कहना है कि नहीं, अमेरिका ने फुल प्रूफ प्लानिंग की थी क्योंकि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव है और वो ये नहीं चाहते कि बाइडेन कमजोर दिखे। क्योंकि ट्रंप ने सुलेमानी को मारा था तो बाइडेन ने सीधा ही ईरान पर गोला मार दिया है। ईरान अपने आप को, मतलब अमेरिका अपने आप को मजबूत दिखाना चाहता है बाइडेन के नेतृत्व में, क्योंकि ट्रंप बार बार यही कह रहे हैं कि मैं अमेरिकी प्राइड वापस लाऊंगा। तो बाइडेन नहीं चाहते कि मेरे को कोई कमतर आके, इसलिए उनकी फुल प्लानिंग थी। इसका परिणाम, इसका अंदेशा कैसे लगा सकते हैं? क्योंकि 31 मार्च के दिन ही अमेरिका के द्वारा बहुत सारे वेपन्स और गोला बारूद इजराइल में भेजे गए हैं। यूएस के द्वारा एडिशनल अप्रूवल दिया गया है वार प्लेन्स की सेल का कि हम इजराइल को वेपन देने वाले हैं और बहुत सारे बॉम्ब देने वाले हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अमेरिका फुल प्रूफ प्लानिंग में है इजराइल के साथ। अमेरिका को कंप्लीट पता था कि इजराइल इस पर हमला करेगा, लेकिन वो फिलहाल पल्ला झाड़ रहे हैं। परिणाम यह निकाल लीजिए कि इजराइल भी पूरी तरह तैयार है कि उस पर वापस रिटेलिएशन होगा। वो पूरी तरह मन बना चुका है कि जो काम अभी तुम छुप छुप करके हिजबुल्लाह से या फिर हमास से करवा रहे थे, तुम सामने से भी आ जाओ तो तुम्हारी औकात दुनिया को पता चल जाए। इजराइल इस बात का मन बना चुका है कि ईरान, तुम्हारे अंदर जितना दम था तुमने उतना करवा लिया, हमने आधा गाजा साफ कर दिया, अंदर घुस करके हिजबुल्लाह को मारा, सीरिया के अंदर छुपे हुए तुम्हारे लोगों को मारा, और तुमको अब डायरेक्ट चेतावनी है कि अगर तुम्हें फ्रंट में आना है तो आ जाए। अब इंडिया क्या करेगा रे बाबा?
इंडिया कंसर्न है जो हो रहा है। क्यों भाई कंसर्न है? क्योंकि ईरान भी हमारा मित्र है, इजराइल भी हमारा मित्र है, नंबर एक। और नंबर दूसरा, इंडिया के दोनों ही जगह अपने हित हैं। ईरान में चाबहार पोर्ट पे हमारे हित हैं और उधर इजराइल में भारत के बहुत सारे व्यापारिक हित छुपे हुए हैं। इतना ही नहीं, भारत ने तो कुछ दिनों पहले लोग भी अपने इजराइल भेजे हैं, लेकिन इजरायली लोग इसे बहुत ही कैजुअल एटीट्यूड के साथ ले रहे हैं। उनका कहना है ठीक है, अगर ऐसा है तो हम लोग तैयार हैं, आइए हम हमला बर्दाश्त कर लेंगे। इजराइल ने लेकिन इसी बीच में एक और काम कर दिया, और वो क्या किया? इजराइल ने अल जजीरा नाम का न्यूज चैनल, जो कि कतर का न्यूज चैनल है, अंतरराष्ट्रीय अखबार है, अंतरराष्ट्रीय न्यूज चैनल है, अखबार भी है, मीडिया हाउस भी है, सब है, इसको बैन कर दिया है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, एक बार के लिए आप ऐसे समझिए। आप में से बहुत सारे लोगों ने कई बार यह देखा होगा कि हम अल जजीरा की न्यूज कोट करते हैं, हम बीबीसी को कोट करते हैं, हम सीबीसी को कोट करते हैं, हम न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, हम वॉइस ऑफ अमेरिका, हम टीआरटी वर्ल्ड, हम टास, निक्की एशिया, ऐसे अखबारों को कोट करते हैं, ग्लोबल टाइम्स, इनको कोट करते हैं। क्यों कर पाते हैं हम? क्योंकि इनका एक्सेस इंडिया तक अवेलेबल है, ये इंडिया तक रीच बनाए हुए हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा इसलिए पॉसिबल है क्योंकि इन लोगों ने इंडिया में खूब पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। ऐसे ही कतर का ये जो न्यूज चैनल है ना, अल जजीरा, ये कतर की सरकार के द्वारा स्पॉन्सर्ड है और ये दुनिया के लगभग 95 कंट्रीज में अपने काम को चला रहा है। दुनिया में लगभग 150 देश इसको देखते हैं, साथ में 3000 से ज्यादा एम्प्लॉइज इसके 95 देश में काम कर रहे हैं, 70 इसके ब्यूरो सेंटर्स बने हुए हैं। कमाई ज्यादा नहीं है, लेकिन जो भी खबर कतर चाहता है, अल जजीरा उसे पूरी दुनिया में अंग्रेजी भाषा में पहुंचवा देता है। अल जजीरा ने जब गाजा और हमास का हमला चला तो उस दौर में बकायदा गाजा और हमास वर्सेस इजराइल चला, तो हमास की सारी कवरेज को इस तरह से इजराइल में कवर किया जिससे कि लोगों को यह लगा कि इजराइल गुनहगार है। इसको ध्यान में रखते हुए इजरायली संसद ने अपनी नेसेट में ही बकायदा कानून पारित करके अल जजीरा को ही अपने देश में बैन कर दिया। ना अब इसकी वेबसाइट चलेगी, ना कोई इसकी न्यूज दिखाई देगी, और कहा कि यह आतंकी घटनाओं को बढ़ावा देता है, कंप्लीटली बैन कर दिया जाए। एक बड़ा सवाल बनता है साहब, इंडिया जैसे देश में अगर ऐसा कुछ भी हो, कोई भी न्यूज चैनल के ऊपर पाबंदी लगे, कोई भी न्यूज चैनल कोई डाउन कर दिया जाए, अमेरिका का तत्काल प्रभाव से बयान आ जाता है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, फलाने को बोलने नहीं दिया जा रहा है, फलाने न्यूज चैनल को बंद कर दिया गया है। अमेरिका, अब इस बारे में आप क्या कहेंगे? एक न्यूज चैनल इजराइल में चल रहा था, एक तरह से आपका ही माउथ पीस है, आपने वहां पर इसे बंद क्यों करवा दिया? क्या आपको नहीं लगता कि लोकतंत्र की हत्या आप ही की नजरों के अंदर हो गई है? अमेरिका से सवाल किया गया, क्या सर आपको नहीं लगता कि कुछ ऐसा हुआ है जो गलत है? अगेन इनके पास भी यही जवाब था, वी आर कंसर्न्ड अबाउट इट। जी हां, दुनिया में सब चिंतित हैं, लेकिन बोलने को कोई तैयार नहीं। इसका मतलब तो यह हुआ कि सब अपने अपने हितों की रखवाली करने के लिए अंतरराष्ट्रीय संबंधों को मेंटेन कर रहे हैं। अगेन मैं यही कहूंगा, दुनिया का सबसे बड़ा लोग क्या कहेंगे लोग, दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, हम भारतीयों पर इस बीमारी का कुछ ज्यादा ही असर है। दुनिया के लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? सबसे पहले अपने हितों को सुरक्षित रखते हुए जब कोई राष्ट्र आगे बढ़ता है तो वो एक्सट्रीम कदम उठाने में हिचकता नहीं है। संभवतः इजराइल भी इसी तरफ आगे बढ़ रहा है। बाकी इस विषय पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 30,000 से ज्यादा लोग इस समय लाइव मुझे सुन रहे हैं। वीडियो के अंदर लाइक कुछ हजार लोगों ने किया हुआ है और सब्सक्राइब तो ना के बराबर। मेरे साथियों, आप में से अधिकांश लोग जो मुझे सुन रहे हैं उनमें से 41% लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल पर एक छोटा सा बटन सब्सक्राइब का दबाना है वो नहीं दबाया हुआ है। कृपया करके उसे दबा दीजिए। भविष्य में इसका जैसे ही अपडेट आएगा मैं आप तक तुरंत इस सूचना को लेकर पहुंचूंगा, और जैसे ही अपडेट आप तक आएगा वो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबने पर ही आपकी स्क्रीन पर दिखता है। इतना सा अगर आप हमारा सहयोग करते हैं तो हमारी रीच को आप तक पहुंचाने में हमें मदद मिलती है। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उनका हृदय की असीम गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल के लिए इतना ही।